आप सभी को शुभ संध्या। ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था की जनरल मैनेजर शीला कुमारी। हमारे संस्था की परंपरा के अनुसार संस्था के कार्यकारिणी अकाउंटेंट मोहिनी निशा को मैं शांति मंत्र के लिए बुलाती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद मोहिनी जी। वेलकम एड्रेस के लिए मैं ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, आप सभी अपने अपने कामों में अच्छे से लगे हुए होंगे। ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज माँ भारती की गोद में ग्रामीण भारती के बैनर तले जो इंटर्नशिप कार्यक्रम का 3rd सेशन का शुरुआत हुआ है, उसमें आप सभी को जोहार, नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन भी है, बोल सकते हैं कि झारखंड का महापर्व कहे तो कम नहीं है, सरहुल पूजा भी है, तो इसका भी पूर्व संध्या पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सरहुल की शुभकामनाएं। यह आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम आदिवासी की बात करते हैं, जब भी हम झारखंड की बात करते हैं, तो जल, जंगल और जमीन को छोड़ नहीं सकते। हम मिल के देखते हैं, इनके साथ ही चीजों को देखते हैं। जब भी हमारे दिमाग में आदिवासी आता है तो जल आता है। हमें ये भी सीखने की आज आवश्यकता है कि आदिवासी लोग, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो कैसे अपने तरीके से जल को सुरक्षित रखते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि जल का स्तर नीचे जाने लगा है। आखिर बहुत समय पे हम लोग भी जब फील्ड में होते हैं तो लोग बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं मिलता है, ऐसे चीजें लोग बोलते हैं। तो हमारे झारखंड में ही आप सभी भली भांति परिचित होंगे, और नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, सीमन उमंग का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च कीजिए। वो झारखंड में रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहां पे उन्होंने खुद के परिश्रम से, गांव वालों के मेहनत से बांध बनाया, तालाबें बनाई, जहां पे एक सीजन में पानी नहीं उपलब्ध होता था, बरसात के बाद में, ठंडा में, आज वहां पे गर्मी के दिनों में भी पानी उपस्थित होती है। तो इसमें कैसे हमारे आदिवासी भाई बहनों का जल को लेके क्या योगदान रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। अब ऐसे अनेक कहानियां हैं। झारखंड में आप जाएं तो अनगवा प्रखंड में मिलेंगे, खूंटी में मिलेंगे, सिमडेगा मिलेंगे, ऐसे अनेक कहानियां आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आज सीखने की आवश्यकता है और इसी को लेके आज का सेशन आगे में जाएगा। हम लोग के बीच में हम लोग के वक्ता है, मुख्य वक्ता के रूप में आज आलोक रंजन जी हैं, जो कि वाटर एड संस्था के जिला प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। पूर्व में उनका अनुभव ग्राम विकास संस्था में भी रहा है, जो कि झारखंड में भी काम करती है, गुमला में। और जल को लेकर के इन्होंने काफी नजदीकी के साथ में करीबी से झारखंड में भी गुमला के डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, तो इनका काफी अनुभव भी रहा है। पिछले 3-4 सालों में इन्होंने जल को लेके काफी काम किया है। तो आज वो हम लोग के बीच में है, हम लोग के समक्ष अपने अनुभवों को, जल को लेकर क्या परिप्रेक्ष्य है उसके विषय में बताएंगे। तो बहुत अपना कीमती समय हम सबों के समक्ष में निकाल के आए हैं। इनके लिए आलोक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है ग्रामीण भारतीय परिवार की ओर से। हम लोग के साथ में एक और भी गेस्ट है। आज गेस्ट है वाटर सेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के इकोनॉमिक्स के रूप में काम कर रहे हैं। अभी वो को साझा करेंगे कि जब हम फील्ड में जाते हैं, नदी बनाने, तालाब बनाने, तो उसमें कम्युनिटी का क्या भागीदारी होता है, उनका क्या सोच होता है, कैसे उनको मोबिलाइज करना पड़ता है, इन सभी को चीजों को लेके। और स्पेशली लाइवलीहुड में, क्योंकि झारखंड, जब हम जल की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो लाइवलीहुड से हम परे नहीं देख सकते हैं। जल को हमें लाइवलीहुड से भी देखना पड़ता है, तब क्योंकि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइवलीहुड पे भी काम करती है। तो इसके विषय में भी हमें ऋषभ जी बताएंगे। तो ऋषभ जी, आपका भी इस कार्यक्रम में ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी पार्टिसिपेंट का भी हम सबों के बीच में जो आज उपस्थित है, उनका स्वागत है। आप सभी को एक बार पुनः सरहुल पूजा की अनंत शुभकामनाएं, अभिनंदन। इसी के साथ में आज का सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे कष्ट करेंगे शीला जी, मोहिनी जी। धन्यवाद सभी को, जोहार। धन्यवाद नीतीश कुमार जी स्वागत भाषण के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का सेशन वॉस इंटर्नशिप का 3rd सेशन है और आज का सेशन वाटर है। शुरू करने से पहले हम पिछले सेशन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं।
लास्ट सेशन का टॉपिक था विमेन हरासमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हमारे 2 गेस्ट लेक्चर आए थे, मिस रीचा एंड मिस्टर शशांक। रीचा मैम ने महिला सशक्तिकरण के बारे बतलाया था और समझाया था कि महिला को कैसे सशक्त किया जाए जिससे कि वो सोसाइटी में नॉर्मल लाइफ जी सके। वहीं दूसरी ओर शशांक सर ने विमेन हरासमेंट के बारे बतलाया था। हरासमेंट किसको बोलते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, जैसे रेप, छेड़खानी, फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, और इनके खिलाफ जितने भी एक्ट्स, सजा व धाराएं से हमें अवगत कराया था। सेशन के अंत में आप सभी को असाइनमेंट दिया गया था अवेयरनेस वीडियो पे विथ राइट अप। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट किए होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग असाइनमेंट जमा किए हैं वे लोगों को कमेंट बॉक्स पर यस लिख दें। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जल जीवों का आवश्यक तत्व है। इसके बिना कोई भी जीव जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर केवल 1% जल उपयोगी है। समुद्री जल का खरा होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। मानव शरीर का 70% तक पानी का ही है। मानव जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। जल के बिना भोजन भी नहीं पकाया जा सकता। जब कुआं सूख जाता है तब हमें पानी का महत्व पता चलता है। इसी के साथ में आज के गेस्ट लेक्चरर मिस्टर आलोक रंजन जी, जो कि वाटर एड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और इसके पूर्व वो ग्राम विकास ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा में 3 साल से स्पेशली वाटर में काम कर चुके हैं एज ए जूनियर मैनेजर, और इनको झारखंड के गुमला जिले का भी काफी अच्छा नॉलेज है। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और वाटर के बारे हमारे इंटर्न्स को बताएं और अपना अनुभव को साझा करें। थैंक यू मोनी फॉर द इंट्रोडक्शन, और सभी को मेरा शुभ संध्या, जोहार। नीतीश बाबू को और ग्रामीण भारतीय संस्था के सभी साथियों को इतना हम्बल इंट्रोडक्शन देने के लिए शुक्रिया। तो आज का सत्र, जैसा अभी मोहिनी ने, शीला ने, इन लोगों ने बताया कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जल के बिना हम जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सभी के लिए, चाहे ये गरीब हो या अमीर हो, कास्ट कोई भी कास्ट हो, मतलब हर चीज से परे है, हर सामाजिक विभाजन से परे है जल। तो जल की जरूरत सबको है। इसलिए आज का प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि सब लोग अपने जिंदगी से, जीवन से रिलेट कर पाएंगे। और एक चीज और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक प्रैक्टिशनर्स के पर्सपेक्टिव से है। इसे ये एक ना जो रिसर्च प्रेजेंटेशन है उस तरह का प्रेजेंटेशन ना होगा, और जो एकेडमिक में यूज होता है प्रेजेंटेशन, उस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ये प्रेजेंटेशन मेरे ऑब्जर्वेशन पे आधारित रहेगा और आप लोग को उम्मीद है कि ये पसंद आएगा और ज्ञान में इजाफा होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह एक फोटो आप लोग देख पा रहे हैं क्या? हमारे ही इलाका क्या है, झारखंड उड़ीसा के छोटा नागपुर, प्लेटू, राउरकेला, झारसुगुड़ा, यही इलाका का है। एक चीज और मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को हम अपने वार्तालाप को जितना भी इंटरेक्टिव बनाए उतना अच्छा रहेगा। तो ये फोटो देख के हमें क्या लग रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कोई लोग। 10 सेकेंड हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी फोटोज होगी, हम 10 सेकेंड हर फोटोज पे रुकेंगे। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग देखिए, जो फोटो देख रहे हैं आप लोग को अंदाजा तो होगा ना क्या फोटो देख के क्या लग रहा है। वो लेडीज का भी है, बाल्टी लेके अंदर टाइप में कुछ चीज दिख रहा है। तो बताइए वो क्या है आप लोग फोटो देख के। हम लोग का तो ये पता लग रहा है कि मतलब गांव में इतना किला था होगा पानी कि एक ही जगह पूरा गांव का एक टोला होगा कि मतलब वहां से एक ही रिसोर्स है कि वहां से पानी ले रहे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया। तो जो इस फोटो में हम देख रहे हैं ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि सभी लोग खुश हैं। सभी के चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं, और मुस्कान इन दीदियों के चेहरे पे इसलिए है क्योंकि उनके घर में पानी मिल रहा है उन्हें। ठीक है, तो ये कुछ ही गांव में है, देश में बहुत ही कम जगह पे इस तरह की सुविधाएं हैं जल को लेके। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत है, जैसा हमारे साथी ने कहा। उनको शौचालय को इस्तेमाल करने के लिए पानी, सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता, पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, उन्हें नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।
तो जो पानी की किल्लत है, स्कार्सिटी है, वो देश में बहुत है। ठीक है, तो ये एक आदर्श पिक्चर हो सकता है कि हाँ, हमारे ग्रामीण परिवेश के हिसाब से घर में अगर हमें स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है, तो यह हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम प्रिविलेज हैं बाकी कम्युनिटीज के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर इस घर में पानी मिल रहा है, तो इसलिए शायद इन दीदियों के चेहरे पे खुशी है। ठीक है, अभी हम कुछ दूसरे फोटोज पे जाएंगे, जहां पर भी आप आपका जो रिफ्लेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा और हम इसमें डिग करेंगे, तो और डीप जाने की कोशिश करेंगे, गहराइयों तक समझेंगे कि आखिर समस्या क्या है, जमीनी स्तर पे वास्तु स्थिति क्या है, इसका अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। पेड़ के सामने से अभी भी निकलता है, तो वहाँ सरकार के फंड से जो क्या बोलते थे उसको, कुछ वाटर सेट की कुछ हाँ। मॉडल है छोटा करके, वही बना दिया, फिर वहीं से हम लोग लेते हैं, अभी तक भी पानी लेते हैं वहाँ पे। तो उस पानी का उपयोग पीने के लिए भी करते हैं। पीने के लिए करते हैं जी। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, बोलिए। मेरे एरिया में हाँ, दिख रहा है आपका। आप फुल स्क्रीन कर दीजिए प्रेजेंट स्लाइड शो में। हाँ हाँ, बताइए सूर्य जी, आप बता रहे थे कुछ। हाँ, मेरे एरिया में तो बहुत सारे लोग तो पहले कुआं से ही पानी वगैरह लेते थे और चापाकल से, बट अभी का जो सिचुएशन करंट में है, वो सारा चापाकल जो भी है वो डेड पड़ चुका है और कुआं वगैरह भी खराब हो गया है, और साथ में जो भी हमारे बगल में ही कुआं था वो भी सूख गया है। तो इसको पता मुझे भी अभी लगता है कि जो वाटर का लेवल है वो वाकई में ही नीचे जा रहा है, और हम लोगों के लिए वाटर का व्यवस्था करवाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, वो वाटर कहीं और से वाटर आता है हम लोग के लिए पीने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर लेवल वाकई में नीचे जा रहा है। बिल्कुल। आप दोनों का जो भी कहना था वो आप लोग का एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन हैं, उसके लिए थैंक यू। अभी हम वापस से आएंगे स्लाइड्स पे। जो ये स्लाइड हम देख रहे हैं, इसको लेके आप लोग का क्या रिफ्लेक्शन है? सर, इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें पानी, ये जहां से फोटो लिया गया है वहां पे पानी का बहुत ज्यादा ही किल्लत है, और साथ में जो नाला या गड्ढा में जो पानी जमा है उससे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूर से आके जार में लेके जा रहे हैं पानी, और पीने के लिए मतलब या तो फिर खाने के लिए ले जा रहे हो या तो फिर अपना घरेलू उपयोग के लिए लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। सूर्य जी, आप जो भी बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। थोड़ा और इसमें जटिलता मैं डालना चाहूंगा कि इसी पानी का उपयोग वो लोग पीने के लिए भी करते हैं और खाने के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रीतम जी नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं क्या? ये स्लाइड देख के कोई अपना रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो सूर्य जी ही हो, दूसरे साथी भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके से नजर से आता है कि ये जो है इधर तो झारखंड में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, इधर आपका राजस्थान में ये जो है ज्यादा दिखाई देता है। 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर लाते हैं, मतलब जी ऐसे। बिल्कुल। तो अगर हमारे घर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अनगढ़ा क्षेत्र में एक है महुआ टाड़ करके, इधर हमारे क्षेत्र में, यहाँ पे क्या होता है कि एक जंगल है, वन मतलब पहाड़ जैसा है, तो वहाँ पे घर बना हुआ है। नीचे से हम लोग मतलब पानी वहाँ के लोग लाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि जब शादी कुछ हो, कहीं मतलब ज्यादा गेस्ट आने का रहता है, तो उन लोग जो है मतलब 1 सप्ताह पहले से पानी इतना किल्लत है कि इकट्ठा करना शुरू करता है हम लोग। बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला कि हाँ, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र राजस्थान साइड की फोटो है, और यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि महिलाओं को या गांव के लोगों को बहुत दूर से 3-4 किलोमीटर चल के पानी लाया जाता है। तो अगर हमारे घर में हमें टैप कनेक्शन में पानी मिल रहा है तो हम बहुत खुशनसीब हैं। ठीक है, और एक चीज जो आपने नोटिस किया होगा, और कोई इस फोटो में एक विशेष बात है जो कोई बता सकता है क्या? कुछ रिप्लाई इसमें भी आया, चैट में भी, चैट बॉक्स में। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोनल ने जो बोला है कि वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कलेक्शन, सो ये रिस्पॉन्सिबल सही है कि गलत, वो उस डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहता, बट सोशली ऐसा देखा गया है कि महिलाएं ही पानी के लिए ला रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप इस फोटो में एक भी पुरुष आपको नहीं दिखेंगे। बच्चे भी, अगर बच्चियां ही लड़की ही हैं, बच्चियां भी जो है वो भी पानी लड़की ही ला रही है, लड़का बच्चा भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इस फोटो में हम देख रहे हैं कि जो गांव में
कितना ओवर डिपेंडेंस है, एक सोर्स पे कई सारे लोग डिपेंडेंट है पानी पीने के लिए। ये इस कारण भी हो सकता है क्योंकि उनका जो पर्सनल चापाकल है या बोरवेल है या कुआं है वो सूख गया है, तो सभी कोई एक ही कुआं में टूट पड़े हैं पानी लेने के लिए, पीने के पानी के पर्पस के लिए। इससे जो कुआं है उस पे ज्यादा लोग निर्भर हो जा रहे हैं पीने के लिए, पानी के लिए और अन्य यूज के लिए भी। तो ये इस तरह की भी समस्या हम ग्रामीण परिवेश में देख रहे हैं। कुछ समस्या हम झारखंड, उड़ीसा, बिहार और ये आसपास बंगाल राज्यों में से हम रिलेट कर पाएंगे, कुछ समस्या हमें आगे की ओर ले जाएगी, दूसरे राज्यों में भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिल सकता है। अभी इसके बाद हम लोग चूंकि सभी मोस्ट ऑफ द लोग ऑडियंस इसमें स्टूडेंट हैं और डेवलपमेंट सेक्टर से शायद जुड़ेंगे आने वाले सालों में, तो उनके लिए एक विशेष चीज है कि आप लोग SDG के बारे में पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। प्रीतम अगला स्लाइड आप कीजिएगा ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुल 17 ऐसे गोल तो विश्व से गरीबी हटाने का क्या कि हाँ, ये करने से शायद हमारा विश्व एक बेहतर जगह बन पाएगा जीवन यापन करने के लिए। और इन्हीं 17 में से कुछ हेल्थ पे हैं, कुछ एजुकेशन पे है, कुछ पानी पे है, कुछ इन्वायरमेंट पे है, कुछ कॉमर्स पे है। तो हर टैग में कुछ फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है पानी को लेके, जैसा सेशन स्टार्ट होने से पहले भी कहा गया कि लोगों ने चर्चाएं की इस पे कि अर्थ सरफेस पे अराउंड 71% पानी है हमारे पृथ्वी पर, जिसमें से 97.5% जो पानी है वो नमकीन पानी है, सॉल्टी पानी है जो हमारे समुद्र और सागरों से मिलता है, और केवल 2.5% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जिसका उपयोग हम लोग नहाने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं और डोमेस्टिक और अदर घरेलू उपयोग के लिए करते हैं। ठीक है, अभी भी विश्व में कुल 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी का एक्सेस नहीं है, सीमित एक्सेस है। अगर हम सीमित एक्सेस की बात करें तो जैसे किसी गांव में एक सोर्स है, अभी कुछ फोटोज हमने देखा कि 3-4 किलोमीटर लोग पैदल जाके पानी ला रहे हैं, तो उन्हें ये इस तरह की एक्सेस नहीं है। तो इस तरह के लोग भी कुल 160 करोड़ 1.6 बिलियन पीपल है अराउंड द वर्ल्ड, और 2.8 बिलियन लोग मतलब 280 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरह का पानी की किल्लत महसूस हो रही है। जो पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं खासकर बच्चों में, वो लगभग 50% से अधिक बच्चे में हो रही है। जितने भी बच्चे बीमार हो रहे हैं उसमें से अधिकतर जो मोर देन 50% ऑफ द डिजीजेज हैं वो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जिसके लिए पूरे पुअर वाश पानी, गंदगी और जो सैनिटेशन है जिनकी बात हम करते हैं वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ना। अभी जो जितना भी पानी मानव यूज कर रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका 72% इस्तेमाल हम खेतीबाड़ी के लिए कर रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है वो पहले 72% नहीं था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, हमारा डिपेंडेंसी इरिगेशन पे या ग्राउंड वाटर पे बढ़ा है, तो एग्रीकल्चर का भी प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ते गया है। तो जो ह्यूमन पानी यूज करता है उसका 72% से अधिक पानी कृषि के उपयोग में आता है। इंडस्ट्रियल उपयोग में लगभग 25% पानी का उपयोग हम इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं ग्राउंड वाटर का, और जो लगभग 3% पानी बचते हैं उसका उपयोग हम डोमेस्टिक के लिए करते हैं। जब हम डोमेस्टिक वाटर बोलते हैं तो इसमें पीने योग्य पानी हो जाती है, कुकिंग पर्पस के लिए हो जाती है, सैनिटेशन और हाइजीन पर्पस के लिए हो जाती है, ये सभी डोमेस्टिक पर्पस में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा हाँ, अभी हम आप लोग से थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लोग के गांव में या आप जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आती है। मेरे यहाँ बोरवेल यूज होता है, चापाकल यूज होता है पानी के लिए, पीने के पानी लाने के लिए। आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ भी चापाकल का यूज होता है, लेकिन जब बरसात का समय होता है तो चापाकल से फिर गंदा पानी निकलने लगता है। गंदा पानी निकल लगता है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? गंदा पानी निकलता है तो निकाल के आते हैं जिस चापाकल से, और सुरख देने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे ये हो जाता है, जो गंदा रहता है वो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है। फिर हम लोग उसको फिर उसको बॉयल करके यूज करते हैं। बिल्कुल। और दूसरे कोई? हाँ सर, मेरा घर गिरिडीह से हम हैं, तो वहाँ पे वाटर लेवल, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि वाटर लेवल काफी नीचे आ गया है, और बगल में मेरे जो कुआं था वो भी अच्छा तरह से मतलब वाटर अच्छा से नहीं रखते हैं और फिर वो सूख जाता है गर्मी के टाइम में। तो जनरली वाटर पंप से पानी आता है, बस उसकी जो क्वालिटी होती है और उसमें गंदा बहुत ज्यादा होता है,
तो मुझे जार वाला पानी लेना पड़ता है और कहीं दूर से आता है। बिल्कुल। और कोई बता सकते हैं क्या? झारखंड में तो बहुत सारे स्प्रिंग हैं जो ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। जी सर, मेरा घर एक्चुअली खूंटी झारखंड में हुआ। खूंटी। तो मेरे गांव का ये कंडीशन है कि अभी आधे लोग बोरवेल से लेते हैं जो कि चापाकल हुआ, और बाकी कुछ परसेंटेज ऐसे हो गए जिनका घर में खुद बोरिंग करा लिया गया है, तो वो लोग तो घर में ही बोरिंग मोटर चला के ले लेते हैं, बाकी लोग चापाकल का यूज करते हैं पानी के लिए। तो स्प्रिंग्स भले ही हमें उतना कॉमन ना लगे, बट स्प्रिंग्स बहुत ही कॉमन है और हमारे देश में लगभग 50 लाख से ज़्यादा स्प्रिंग्स है जिसका इस्तेमाल जो लोग कम्युनिटीज़ हैं वो पीने का पानी के लिए करते हैं। और ये स्प्रिंग्स केवल मतलब वेस्टर्न घाट से लेके नीलगिरी तक, ईस्टर्न घाट से लेके, और मतलब बहुत सारे जगह है हमारे झारखंड उड़ीसा में तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग्स है, लगभग हर ब्लॉक में हमें मिल जाती है। और इस पे जो कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी कम्युनिटीज इसको पीने के पानी के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो पानी आता है वो रॉक के फ्रैक्चर से आता है पानी, ठीक है। जो दूसरा कॉमन स्रोत है पानी का पीने के लिए वो डगवेल्स हैं, ठीक। अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो डगवेल एक हमें जो अर्थ के सबसे नज़दीकी एटमॉस्फेयर से सबसे नज़दीकी जो वाटर टेबल है उससे मिलाता है ऊपर के क्षेत्र को। तो डगवेल को एक होल है जो सैलो एक्वीफर से पानी निकालता है। तो डगवेल्स पे भी बहुत सारे लोग निर्मित करते हैं पानी, निर्भर हैं पीने के पानी के लिए, और लगभग हर जगह डगवेल्स हैं। अभी आज से मतलब 40-50 साल पहले डगवेल्स बहुत ही कॉमन था और बोरवेल्स उतना कॉमन नहीं था, बट जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा होने लगा, तो डगवेल का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि इसमें पानी फेच करने में थोड़ी कठिनाई होती थी लोगों को, और हम स्लोली हैंड बोरवेल्स पे चले गए। नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी आप जो देख रहे हैं हैंडपम्प, बोरवेल, तो बोरवेल से पानी निकालने का एक माध्यम है हैंडपम्प, जो हमारे इस उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हैंडपम्प, और आसान है क्योंकि मोटर से जाके हम सीधे पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। हैंडपंप जो पानी निकालता है वो बेसिकली हम अगर एक्यूफर की बात करें तो दो तरह के एक्यूफर है, कन्फाइंड एक्यूफर और नॉट अनकन्फाइंड एक्यूफर्स। तो जो बोरवेल्स होते हैं वो बहुत ही अंदर जाके पानी निकालता है कन्फाइंड एक्यूफर से। जो ऊपर वाला एक्यूफर से पानी आती है वो डगवेल्स में आती है। तो डगवेल को रिचार्ज करना बहुत उतना मुश्किल नहीं है, वो हर एक रेनी सीजन में हम रेन वाटर अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हम रिचार्ज कर सकते हैं। बट हैंडपंप को रिचार्ज करना जो कन्फाइंड एक्यूफर में है वो काफी मुश्किल है। इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बहुत सारे समय लग जाता है इसको रिचार्ज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। और अभी कुछ पिछले 10 सालों में ये पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत ही बढ़ गया है। हमारे घर में टैप कनेक्शन है, हर जगह आप शहरों में देख सकते हैं, गांव में भी अब मिलने लगी है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है घर में पानी पहुंचाने का। इससे जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको काफी मदद मिल रही है, उनका समय भी कम बहुत सेव हो रहा है, जिसका उपयोग वो लोग दूसरे कार्यों में लगा पाती है। अभी इस तरह का एक प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने घोषणा किया था जल जीवन मिशन का। उसका भी आप लोग नाम सुने होंगे, जिस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही था कि 2024 तक हर एक घर, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, ग्रामीण स्तर पे हो, हर एक घर में नल का पानी जाना चाहिए। तो इसी मकसद के साथ वो प्रोजेक्ट बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है, बट इस पे भी बहुत काम करने की जरूरत भी है। आप लोग के यहाँ हुआ है क्या जल जीवन मिशन का काम, नल वाला, किन्हीं के गाँव में? हाँ, हुआ है हमारे एरिया में इधर। ये सर उसी से हम लोग का घर में जो पानी आ रहा है वो उसी के मिशन से आ रहा है, मतलब जल मिशन के तहत। हाँ, तो बहुत सारे जगह ये काम हो गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो टैप कनेक्शन का काम है, पानी पहुंचाने का काम है, ये हो गई है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे अभी कुछ और काम करने की जरूरत है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे क्या प्रोसेस हो सकता है कम्युनिटी लेड ऑपरेशन और मैनेजमेंट का। जैसा हमने बताया कि ग्राउंड वाटर पे जो सैलो एक्यूफर से हम डगवेल लेते हैं, में पानी निकालते हैं, या बोरवेल कन्फाइंड एक्यूफर से बोरवेल निकालते हैं, तो ये सब ग्राउंड वाटर का एक एग्जाम्पल है। तो ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या है, सिंपल शब्दों में, एक लेमैन लैंग्वेज में, जिसे धरती के अंदर जो पानी पाया जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है।
आज के दिन में सिचुएशन ये हो गया है कि वाटर का यूजेज बहुत ही बढ़ गया है। हम खेती बाड़ी भी जहाँ पे हम कम पानी में कर सकते हैं, वहाँ पे हम उससे 10 गुना ज्यादा पानी देते हैं। हम नहाने में या शौचालय में जो मॉडर्न सभ्यता है उसके अनुसार, अगर जहाँ पे कुछ पानी की जरूरत होती थी वहाँ पे 50-60 लीटर पानी हम वैसे ही उपयोग करते हैं। और ग्राउंड वाटर पे भी बहुत सारा डिपेंडेंस बढ़ गया है, अराउंड 80% से ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पे हो गया है। तो क्या होगा अगर हम इसी स्थिति पे धरती से पानी का एक्सट्रैक्शन करेंगे, धरती से पानी निकालेंगे? नीति आयोग जो सरकार की एक पॉलिसी बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसी रफ्तार से पानी की बर्बादी करेंगे, मिसमैनेज करेंगे, तो 2030 तक आधा से ज्यादा भारत को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज के डेट में आप चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों का हाल देखिए, वहाँ पे जमीन में पानी ही नहीं है। चेन्नई और बेंगलोर आसपास के छोटे शहरों पे, ग्रामीण इलाकों पे पानी के लिए निर्भर करते हैं। तो इसी तरह का समस्या अगर हम अपनी व्यवहार में बदलाव नहीं लाएं, या हमारे लोग में, हम कहने का मतलब शहरी लोग भी, ग्रामीण लोग भी, हर तरह के लोग, एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए जिसके तहत हम पानी के मिसमैनेजमेंट को रोक पाए। तो ये एक बहुत खतरनाक सी एक छवि लाइन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि 2030 के बाद आधे से ज्यादा दुनिया में पानी की कीमत बढ़ेगी। पानी नहीं मिलेगा तो इसका कीमत ज्यादा बढ़ेगा। अगर गरीबी भी उस तरह की रहेगी तो सभी को, जो गरीब लोग हैं उनके कंधों पे ये एक अतिरिक्त बोझ बन जाएगा। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कितना मुश्किल दौर आने वाला है। जो कॉमन रिचार्ज एक्टिविटीज हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग एनजीओ, चाहे वो यूनिसेफ हो, वाटाइड हो, या ग्राम विकास हो, या प्रधान हो, तो वो लोग, हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं फिल्म्स में कि पॉन्ड को रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो रेन वाटर आ रहा है वो रन ऑफ नहीं होगा, वो बह के नहीं चला जाएगा, वो वहाँ पे स्टोर होगा, जिससे एटलीस्ट शैलो एक्वीफर हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्लांटेशन एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों एक्टिविटीज से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम वाटर क्वालिटी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से मिसमैनेज करते रहें तो सोर्स कैसे खराब हो सकता है। अलग अलग तरीके के सोर्स क्या हो सकते हैं जो हम देख पा रहे हैं, खासकर उड़ीसा और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम वाटर क्वालिटी पे चर्चा करेंगे। आप लोग से कुछ मैं इंटरेक्शन करना चाहूंगा कि वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है। पानी हम कैसे समझते हैं कि यह स्वच्छ पानी है, पीने योग्य पानी है। सर इसमें फैक्टर वैल्यू और आरएच वैल्यू कुछ करके ऐसा कुछ हम सुने थे टर्म, और जो कि मुझे एक आइडिया नहीं है वैल्यू का, क्या परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए। बट ऐसा कोई वैल्यू है जो उसका वैल्यू इस लेवल में अगर रहे तो वो अच्छा पानी माना जाता है और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, और मैं सोचिए एज ए गाँव के लोग सोचिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट सेक्टर में आप लोग से जुड़े हैं आप लोग, उनको क्या लगता है कि साफ पानी क्या है? साफ पानी हम वो कर सकते हैं जैसे पीने लायक योग हो, जैसे कि पानी ट्यूबवेल से हम निकाल लिए, पानी अपने हाथों में ले लिए, उसके बाद वहाँ पे हमारा हाथ जो है साफ होना चाहिए, साबुन से धो लेंगे। उसके बाद हम उठाएंगे ये पानी को, तो हमारे हाथ में देखेंगे कि वहाँ पे कुछ गंदा है क्या, तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका जो मिट्टी वगैरह ना हो, उससे मतलब ट्यूबवेल से बाहर ना हो, तो हम जब दोनों हाथ के माध्यम से हम पानी को रोक करके देखेंगे कि क्या इसमें कुछ सॉइल वगैरह आ रहा है या तो कुछ दूसरे कलर आ रहा है, तो इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ, मैं अपना कुछ जो अनुभव रहा है गुमला में काम करने का या फिर दूसरे जगहों पे, उसके हिसाब से बोलना चाहूंगा। एज ए ग्रामीण, एज ए गाँव के लोग, हमें जब आंखों से पानी साफ दिखती है, ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो हम मानते हैं उसको साफ पानी है। अगर पानी मीठा है तो हम मानते हैं उसको कि हाँ पानी साफ है, पीने योग्य है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बहुत सारे ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे केमिकल कंटेमिनेंट्स हैं जिसको हम नहीं देख सकते। उसके लिए जरूरी है कि हम पानी का जांच करें या फिर अलग अलग मेथड्स पे जाएं। तो सेफ वाटर बेसिकली पीने योग्य पानी, जो स्वच्छ पेयजल है, वो उसे कहेंगे कि उस पानी में कंटेमिनेशन फ्री वाटर हो, कोई भी प्रदूषण उसमें ना हो, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल कंटेमिनेंट्स हो या फिर बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हो। ठीक है, और पानी का साफ करना क्यों इम्पोर्टेंट है, पानी क्यों जरूरी है स्वच्छ पानी पीना। अभी ये एक डेटा आया है कि जिसे आप देख सकते हैं ना कि
डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे भारत एक देश है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों में डायरिया एक मेजर बीमारी अभी भी है, जो गंदे पानी पीने से, जो प्रदूषित जल पीने से हो रही है। डायरिया जो है सो एड्स से, मलेरिया या फिर मीजल्स जैसी बीमारियों से ज्यादा लोग मरते हैं डायरिया में, अभी भी, ये आज की डेट में भी ये डेटा है, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो वो पानी पी के बीमार होते हैं, उससे 443 मिलियन स्कूल डेज वो छूट रहा है, मतलब वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे बीमारी के कारण, गंदा पानी पीने के कारण, प्रदूषित पानी पीने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मोर देन 100, इस मैप में आप देखेंगे कि 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग जहाँ पे ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे जगह रहते हैं जहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत, पानी की गुणवत्ता बहुत बुरी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो मैप में जो लाल लाल जगह है, वहाँ पे 3 से ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बियॉन्ड रेंज है। तो रेंज जो मैं बोल रहा हूँ, रेंज 2 एजेंसी डिसाइड करती है ग्लोबल लेवल पे। WHO डिसाइड करती है कि पीने के पानी में कितना कंटेमिनेंट्स होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए, और इंडिया में BIS डिसाइड करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कि फ्लोराइड कितना होना चाहिए पानी में, नाइट्रेट कितना होना चाहिए, और आयरन कितनी होनी चाहिए। अधिक उससे ज्यादा मात्रा में है तो वो पीने योग्य नहीं है। तो ये ब्राउन जो आप देख रहे हैं, ब्राउन एरिया, वो ऐसे एरिया है जहाँ पे एक कंटेमिनेंट्स को ब्रेक कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, वो ज्यादा है। जो लाल है वहाँ पे 3 से ज्यादा कंटेमिनेंट्स ऐसे हैं जो कि परमिसिबल लिमिट से अधिक है। तो अभी जो कंटेमिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 3 तरह के कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल में, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल्स में कैसे हम पता कर सकते हैं? अपीयरेंस, जैसे कुछ साथियों ने बोला कि हाँ दिखता अच्छा नहीं है पानी, कलर उसका थोड़ा गंदा ब्लैकिश कलर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है उसका खराब, टर्बिडिटी ज्यादा हो सकती है, टोटो उसमें हल्का हल्का उजलापन आता है अगर ढकते हैं या गर्म करते हैं तो, TDS ज्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। तो ये सब जो पैरामीटर हैं वो सब पैरामीटर फिजिकल नेचर की हैं जो हमें पानी में दिखता है। जो केमिकल कंटेमिनेंट्स हैं जैसे एल्केनिटी हो गई, हार्डनेस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोराइड झारखंड में ज्यादा मिलने लगा है, नाइट्रेट भी मिलने लगा है अभी गुमला और ये सिमडेगा क्षेत्र में, मैग्नीशियम हो गई, आयरन हो गया, ये सब केमिकल कंटेमिनेंट्स है। तो अभी एक इसमें इस स्लाइड में फोटो भी लगा है, आप, ये बहुत ही कॉमन सीन है हमारे गाँवों में। जब आप गाँव में घूमेंगे, फील्ड में घूमेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे लोगों के दांत जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, लोग झुक रहे हैं, हड्डियां उनकी कमजोर हो रही है। तो ये पानी में एक्सेस ऑफ फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब ये सब लक्षण देखने को मिलती है और ये सब बीमारियां, फ्लोरोसिस की बीमारी देखने को मिलती है लोगों में। आप लोग देख पाए हैं क्या गांव में इस तरह का चीजें? जनरली एजम्पशन क्या हम लोग लेते हैं कि हाँ लोगों का दांत खराब है, मतलब वो पान गुटखा ज्यादा खाते होंगे इसलिए पीलापन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दांत पीलापन हो जाती है, वो पान गुटखा नहीं खाते फिर भी। तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद उनके पानी में, उनके पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो। सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखते होंगे कि ये सब सिचुएशन हमारे गांव में, जो स्केलेटल फ्लोरोसिस है जो हमारे हड्डियों पे ज्यादा असर करती है, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस जो हमारे दांतों पे ज्यादा असर करती है, ये सब हमें देखने को मिलती है। जो अगला स्लाइड है बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि वायरस से जो हो सकते हैं पानी में, बैक्टीरिया हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकती है, हेलमेंथ हो सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हैं वो है। इसमें अगर हम साइज के वाइज जाएं तो वायरस सबसे बड़ा होता है और हेलमेंथ सबसे छोटा होता है, बैक्टीरिया। और हमारे एरिया में जनरली जो फीकल कंटेमिनेंट्स हैं, जो पानी में, मल में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो अधिक पानी में मिलता है। तो अभी जो पानी देख रहे हैं, हो सकता है ये पानी ब्लैकिश वाटर जो है यहाँ पे, वो अधिक बैक्टीरिया होने के कारण पानी ज्यादा ब्लैकिश हो गया है। ठीक है, तो हम कैसे जांच कर सकते हैं कि पानी फील्ड लेवल पे? ये तो संभव नहीं है कि हर जगह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल लैब में पानी लेके सैंपल लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे गांव हमारा ऐसा है जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, मार्केट की कनेक्टिविटी नहीं है, जाने आने में असुविधाएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए फील्ड टेस्टिंग किट है जो बहुत ही आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500-600 रुपये में के हिसाब से मिल जाती है 100 सैंपल्स टेस्ट करने के लिए।
और उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। कोई भी हम छोटा सा ट्रेनिंग लेके 1-2 घंटे का ट्रेनिंग लेके कोई भी जांच कर सकता है। हाँ, एक जरूर चैलेंज है इस चीज का कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है, बट ये हमें इनिशियल सिग्नल जरूर देता है कि हाँ, पानी अगर इसमें खराब आ रहा है तो हम आगे वाले डिस्ट्रिक्ट लैब में, पीएचईडी के लैब में हम भेज सकते हैं पानी कंफर्म करने के लिए कि हाँ, ज्यादा पानी में एक्चुअली में दिक्कत क्या है। तो ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये गुमला का ही फोटो है, सीलम क्षेत्र का, रायडी ब्लॉक में। तो ये दीदी जो है, ये गायत्री मिंज है और ये पानी जांच कर रही है गांव के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर। तो अभी ये फ्लोराइड जांच कर रही है पानी में बेसिकली, और इन्होंने इतने अच्छे से ट्रेनिंग लिया, इतना अच्छा इनका जानकार नॉलेज बढ़ा। आप लोग मिल भी सकते हैं कि इन्हें दिल्ली बुलाया गया था, और जो दिल्ली में हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, उनके कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सभी लोगों को बताया कि जल गुणवत्ता क्यों जरूरी है और जल का जांच कैसे कर सकते हैं। तो जल गुणवत्ता को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, जो कॉमन टेक्निक्स हैं इसे मिटिगेट करने के, वो है कि हाउसहोल्डेबल HWTS, हाउसहोल्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो बेसिकली फिल्टर्स हम गांव में घर घर में लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन था पानी को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इसमें अधिकतर बायोलॉजिकल कॉन्टेमिनेट्स जो होते हैं वो ज्यादा इससे दूर होते हैं। एक हमें असेसमेंट करने की जरूरत होती है पहले किसी भी गाँव, किसी भी घर में हमें फिल्टर लगाने से पहले कि हाँ, उस घर की जरूरतें क्या है, क्या वहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है या फिर फ्लोराइड ज्यादा है या फिर आर्सेनिक ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम फिल्टर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो तो हो गया हाउस होल्ड लेवल पे। ये हो गया कम्युनिटी लेवल पे हम क्या ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। ये जो क्षेत्र में देख रहे हैं, यहाँ पे आर्सेनिक बहुल क्षेत्र था, यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस से, आयनाइजेशन के मेथड से फिल्टर किया गया, पानी को ट्रीट किया गया, और फिर यहाँ से हर घर में पाइप के माध्यम से पानी जा रहा है, ठीक है। ये बहुत यूजफुल हो सकता है जहाँ पे पूरा गांव ग्रसित हो वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता के इशू से। कम्युनिटी लेड अप्रोच है जहाँ पे एक ओनरशिप क्रिएट हो सकती है गांव में, एक यूनिटी ला सकती है ये गांव में। सस्टेनेबिलिटी इशू है एक, यहाँ पे हमें लंबे समय तक इंगेजमेंट की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और जब तक कम्युनिटी ओनरशिप ना आ जाए, कॉन्टिन्यूस उनका कैपेसिटी बिल्डअप होना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स? हाँ, ठीक है। तो वो CWSC आप झारखंड में भी देख पाएंगे बहुत सारे जगह, और उड़ीसा में भी बहुत सारे जगह पे है, राउरकेला एरिया में भी। ये कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स जो है PWSS, जो अभी जल जीवन का जो मॉडल है उसी मॉडल पे है। तो क्या आप लोग को क्या लगता है, सीधे वाटर टैंक बनाने से या घर पे पानी डाल देने से क्या वो सक्सेस करेगा? नहीं, तो सक्सेस नहीं करेगा जब तक वो गांव वाला खुद को मतलब गांव में मतलब प्रोजेक्ट तो सरकार दे देगी और बना भी देगी, लेकिन जब तक जो यूजुअल्स पर्सन है जो यूज करेगा उसको मतलब सबसे पहले उस पर जागरूक होना होगा। बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, ठीक है। और हम थोड़ा और आप लोग से पूछना चाहेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का हम कम्युनिटी ओनरशिप कैसे बढ़ा सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, अभिषेक जी बोलिए। जी सर, हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट का रीच अगर लोगों तक बढ़ाना है तो अवेयरनेस बहुत बड़ा जरूरी है, जागरूकता। क्योंकि जागरूकता की कमी के कारण जो है लोगों को पता नहीं होता है कि हम पानी पी रहे हैं तो स्वच्छ पानी हम पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। अगर पी भी रहे हैं तो क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है, तो अगर हम जागरूकता अगर लोगों के बीच में थोड़ा फैलाए कि हाँ, जो आप पानी पी रहे हो वो सुरक्षित नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए, तो हम उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। अगर लोगों के बीच में अगर हम थोड़ा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करें तो हमारा कम्युनिटी रीच जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। तो अभी इस पे स्लाइड में हम देख सकते हैं ना, और आप लोग देखे भी होइएगा सिमडेगा में, ये फोटो भी झारखंड का ही है, पालकोट एरिया का, जो सिमडेगा और गुमला के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे भी इस तरह का वाटर टैंक बनाने से पहले इन लोगों ने ऐसा मीटिंग किया कम्युनिटी से कि हम क्या कर सकते हैं। तो मीटिंग करने का जो शुरुआती मीटिंग होता है उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि कम्युनिटी से एक डिमांड जनरेट हो कि हमें चाहिए ये चीज। अगर कम्युनिटी से डिमांड जनरेट नहीं होगा, हम सीधे जाके उनको दे देंगे गिफ्ट के तौर पे, तो शायद उसकी महत्व उतना नहीं रहेगी। तो कम्युनिटी डिमांड जनरेशन एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। डिमांड जनरेशन के बाद कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी जरूरी है। कोई भी कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट में जब तक 100% इंक्लूजन नहीं होगा, सारे गांव के लोग एक साथ नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो सस्टेनेबिलिटी एक इशू रहेगा। बहुत सारे जगह हमने देखा है कि हाँ, एक साथ गांव में सभी लोग एक साथ नहीं हो पाए, इंक्लूसिव नहीं हो पाए, तो 2 खेमे में 3 खेमे में गांव बट जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है, और फिर वो प्रोजेक्ट 1-2 साल रहता है और फिर वो
फंक्शनल नहीं रह पाता। इसलिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे भी हमें एक अच्छा खासा समय देना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कैश। अगर कैश नहीं हो तो प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ काइंड होना चाहिए। क्योंकि स्पून फीडिंग, कोई चीज फ्री में हम देंगे कम्युनिटी को तो उन्हें लगेगा कि ये सरकारी चीज अभी उतना सक्सेस नहीं कर पा रही है बहुत सारे जगह। मतलब 10 साल चल रही है, 15 साल चल रही है, बहुत सारे इशूज हैं उसके कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओनरशिप नहीं हो पाता। अभी अगर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी प्रोजेक्ट में तो उन्हें लगेगा कि ये प्रोजेक्ट उनका है, उनका खून पसीना इसमें लगा है, तो उसका देखभाल करना गांव के लोगों का दायित्व बन जाता है और वो इसे अपना समझ के उसका देखभाल भी करते हैं, ठीक है। तो क्या केवल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, डिमांड जनरेशन से ये सब जो हमारा मकसद है सस्टेनेबिलिटी का वो पूरा हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कम्युनिटी है उसका हमें कैपेसिटी बिल्डअप भी करना पड़ेगा, वहां से कैडर्स निकालने पड़ेंगे, वॉलंटियर्स निकालने पड़ेंगे। अगर छोटा मोटा इशू है कुछ तो उसे सॉल्व कैसे किया जा सके, उसे ठीक कैसे किया जा सके, रिपेयर कैसे किया जा सके, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है जो लोग उसका देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिनों तक हैंड होल्डिंग भी हमें करना चाहिए ताकि ये एक बिहेवियर चेंज है, व्यवहारिक बदलाव लाने की हम कोशिश करते हैं ना। ये पहला जनरेशन है जो शायद वाटर यूज करेगा, पाइप वाटर सप्लाई, या फिर जो शौचालय यूज कर रहा है, तो अचानक से आदतें चेंज नहीं होंगी, एक मीटिंग से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। इसलिए हमें कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें ऊपर की जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम इसके बगैर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट का ओनरशिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप हम इंश्योर करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब तो हो गया फील्ड रिलेटेड बात। अब जब हम पॉलिटिकल या लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रिंकिंग वाटर मतलब से एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फंडामेंटल्स टू द लाइफ है, ठीक है। और ये ड्यूटी, एक स्टेट का ड्यूटी है कि कैसे सभी लोगों तक स्वच्छ पानी पीने का मिले। इसे एक बार हम पढ़ते हैं, वाटर एज ए यूनिवर्सल बेसिक राइट, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द बोथ वाटर एंड सैनिटेशन आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू द लाइफ, ठीक है। ये एक संवैधानिक हक है। The court has stated that the right to access to clean drinking water is fundamental to right, and there is a duty on the state under Article 21 to provide clean water to its citizen, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई संस्था या कोई सरकार हमें दे रही है तो वो हमें एहसान कर रही है, नहीं। ये हमारा हक है और हमें इसके लिए डिमांड जनरेट करना चाहिए। हमें सरकार से हमारा हक जो है वो मांगना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है हक मांगने में। ये बहुत ही अलग बात है कि हाँ, हम सरकार भी बहुत दिनों के बाद पिछले 10 सालों में पानी और स्वच्छता के विषय पे ज्यादा गंभीर हुई है, उससे पहले शायद इतनी गंभीर नहीं हुई थी। और ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल कह सकते हैं। लेकिन अचानक से रातों रात जो जमीनी स्तर की चीजें हैं वो बदलेगी नहीं, इस पे काफी और काम करने की जरूरत है। शुरुआत में हमने फोटो देखा था वुमेन एंड जो महिलाएं कुछ पानी ला रही थी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला था कि वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कलेक्शन है। तो उसी के विषय में एक जेंडर्ड व्यू है कि कैसे हम महिलाओं के तरफ ध्यान आकर्षित करें कि हाँ, क्या वास्तु स्थिति, क्या सही ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है। ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो यही है कि डिपेंडेंसीज महिलाओं पे अधिक है पानी लाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक। हम देखते हैं कि अगर छोटी बच्ची भी है, अगर घर में उनकी मम्मी मनरेगा के काम में गई है तो भी वो पानी लाने के लिए छोटी बच्ची रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो BWSC है, वाटर कमेटी है, यूजर कमेटी है, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है। वैसे सरकार ने लगभग 50% आरक्षण का 50% भागीदारी इंश्योर करने को कहा है, लेकिन वो अधिकतर जगह ये केवल नाम का है। महिला जाती हैं बस एक, और वो उन्हें ज्यादा डिसीजन मेकिंग या उनको आवाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे भी हमें और उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज है कुछ जो जेंडर्ड व्यू था, और जो बहुत सारे चीजें हैं जो हायर लेवल पे काम हो रही है। संस्था जैसे UNDP रिसर्च लेवल पे काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें पहले जो ग्रास रूट लेवल है, जो जमीनी स्तर की चीजें हैं, उसे कम से कम उसका स्तर हमें बढ़ाना चाहिए। और जो शहरी स्थिति है या फिर जो मेट्रो की स्थिति है पानी को लेके, या जागरूकता को लेके, या क्वालिटी को लेके, या फिर रिसर्च को लेके, अगर हम बेसिक चीजें जो आधारभूत संरचनाएं हैं उस पर काम नहीं करेंगे और हम ऊपर की चीजों पे ध्यान देंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं कि इस बच्चे की तरह हमारा भविष्य भी, हमारा आने वाला पीढ़ी भी मुस्कुराए, हमारा आने वाला पीढ़ी भी रोग मुक्त हो, तो स्वच्छ पानी बहुत ही जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग मेरा ये सेशन समाप्त हुआ। जो भी प्रश्न है आप लोग के, आप लोग पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ आप लोग को लगा कि हाँ पानी क्यों जरूरत है, क्यों पानी के ऊपर काम करने की जरूरत है, ऐसा कुछ प्रतीत हुआ क्या, आप लोग को पता चला? आलोक सर, हम्म हाँ सर, आलोक सर, हमारा एक बस एक सजेशन था कि सर इसमें हम वाटर को लेके एक सबसे बड़ी समस्या देखते हैं हम, मुझे लगता है कि वो कारण है सर ये जो भारत में, जैसे हम जानते हैं कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुसार हमारे यहाँ खेती नहीं होता, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि वाटर टेबल को जो है ना डिग्रेड कर रहा है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। क्योंकि आप एग्जाम्पल देखा जाए, एक तो मान लीजिए झारखंड तो मान लीजिए पठारी क्षेत्र है तो अलग बात है, जैसे अगर आप पूरी भारत देश को एक देश को जैसे महाराष्ट्र जैसे पंजाब जैसे, तो जहाँ खेती जिस चीज की होनी चाहिए वहाँ वो होती नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गन्ना की खेती होती है वो बड़े स्तर पे की जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आदत है पानी को वाटर डिग्रेड करने के वाटर टेबल। सिमिलरली वैसे जो पंजाब जिन्हें बोला जाता है पंचरत्नों की वो जो 5 नदियों का संगम है, और वहां पर सबसे बड़ी चीज है सर कि वहाँ जहाँ धान लगानी चाहिए वहां धान लगाया नहीं जाता है। और क्योंकि तो ये एक बहुत सबसे बड़ा रीजन है कि जो कि वाटर को डिग्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारी जो खेती है, जो किसानों, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चीज है कि हम जमीनी स्तर पर बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज है ये पानी का जो अभाव हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार खेती होता है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपकी बातों का एग्री करता हूँ, और लोगों को भी समझना चाहिए। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो झारखंड का केस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो आदिवासी भाई बंधु हैं, या फिर वो अपने जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, वो उतना कमर्शियल नहीं है। जो महाराष्ट्र जैसे पंजाब की आपने बात किया, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़े, उसके ऊपर बात करते हैं वो लोग। तो मैं एग्री करता हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस तरह का कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट को, कुछ रूल्स ऐसा निकालना चाहिए कि लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसमें एक और पॉइंट है मेरा कि जैसे, और यहाँ भी देखा जाता है गवर्नमेंट ने लॉज एंड पॉलिसीज को लेके, जैसे यहाँ डीप बोरिंग की, जैसे हम झारखंड की बात करें तो लोग प्रोविजन बना हुआ है कि डीप बोरिंग का एक स्तर बना हुआ है कि इतना ही डीप बोरिंग कराना है, लेकिन लोगों जो इलीगली जो है वो डीप बोरिंग आवश्यकता से अधिक करा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, संकट है कि वाटर को लेकर। बिल्कुल, ये हकीकत है, और हम क्या बोल सकते हैं। एक चीज और है अभिषेक, इसी मुद्दे पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी नियम हम बनाते हैं ना, लेकिन नियम उसको इंटरप्रेट कैसे गांव वाले कर रहे हैं या गांव के लोग कर रहे हैं या जमीनी स्तर पे कैसे उसका इम्प्लीमेंट हो, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये बना रही है कि डीप बोरिंग के लिए ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिशन से या पीएचईडी से हमें परमिशन लेना चाहिए, तो ये शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को भी गांव में पता है कि हाँ ऐसा कुछ नियम बना है, या इसके पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर भी सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हम भी आलोक जी के बात से सहमत हैं। देखिए, लोग, कानून, ये सब चीजें है ना, ये गवर्नमेंट बनाती है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इवन हम लोग को भी पता नहीं होता, जो शिक्षित लोग हैं, जो इस काम को लेके हमेशा काम करते हैं, इन चीजों को लेके, उनके पास भी इतनी जानकारियां नहीं होती। तो जो एक झारखंड का सिमडेगा, खुट्टी जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, उसका कितनी जानकारियां है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और शायद इस जगह पे हम लोग का जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम जैसे जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल बोले या एनजीओ के लोग हैं, इनका जिम्मेदारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उन चीजों को लेके जागरूकता जहां तक हो सके हम लोग को करने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं गिनाने वाले भी बहुत है। अब हमें भी समस्या, ये जो आप बोल रहे हैं, ये समस्या हमको लगता है हम सभी को भली भांति से परिचित है, पर हमें बात करने की आवश्यकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि सॉल्यूशन पे ज्यादा बात करना ज्यादा फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। बेहतर होगा कि किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो ज्यादा बेहतर होगा कि उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग, ना कि गवर्नमेंट। वो काम गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर से कर सकते हैं, उसमें हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, पर वो काम हमारा नहीं है, वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। वो तो हमारा जो काम है उस पर हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो किन्हीं का कोई सवाल इस चीजों पे है कि गांव में जो समझाया लोग जी, वो समझ में नहीं आया है, वुमेन को लेके क्या है वो समझ में नहीं आया, कम्युनिटी लीड जो बोल रहे थे वो समझ में नहीं आया,
ये सब चीजें अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो उसमें डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है आलोक सर से कि सर जी क्या हम लोग ग्राउंड लेवल को बढ़ाया जा सकता है, वाटर लेवल का जो ग्राउंड लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है? ग्राउंड वाटर को बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अभी जैसा हम बोल रहे हैं ना कि दो तरह के एक्वीफर्स होता है, एक कन्फाइंड एक्वीफर्स, एक अनकन्फाइंड एक्वीफर्स। जो सबसे पास वाला एक्वीफर्स है जहाँ से हम डगवेल का पानी यूज कर सकते हैं, वो सब हम आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब एक बारिश में भी आप देख पाएंगे कि हाँ, जो डगवेल्स हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं, उसका पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर आ जाता है जो काफी अंदर है एक्वीफर्स में, कन्फाइंड एक्वीफर, उनको रिचार्ज करना बहुत मुश्किल है। रिचार्ज हम कर सकते हैं लेकिन वो बहुत सारा मतलब लॉन्ग टर्म रिचार्ज प्रोसेस है उसका, हजारों साल लग जाते हैं उसे रिचार्ज करने में। तो जैसे एक्टिविटीज हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हमें कॉन्टिन्यूसली करने पड़ेंगे ताकि वो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो रिचार्ज हो पाए। और सर वाटर को बचाने के लिए हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, तो जो सबसे पहला बात है मिसमैनेजमेंट का, तो हम ये इतना ही बोलेंगे जितना हमें आवश्यकता है पानी का हम उतना ही खर्च करें। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास पानी की उपलब्धता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी का अधिक बर्बादी करें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एक स्कार्स रिसोर्स है जो आने वाले समय में कम हो सकती है, तो हमें दायित्व के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उसे खर्च करना चाहिए। और अधिक से अधिक हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जो डगवेल पे है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका यूज कैसे ज़्यादा हो। और जैसा उन्होंने बोला, अभिषेक ने बोला कि हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न उस हिसाब से हो जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र में रेनफॉल है, या जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से हम एग्रीकल्चर भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मुझे जहां तक लगता है कि मैं अपने जो भी मेरा कर्तव्य है, जो भी मैं वाटर लेवल को बचा सकता हूँ मैं बचाता हूँ, क्योंकि मैं जहां भी रोड साइड में जहां भी लाइट वगैरह जलता है मॉर्निंग में वो बंद करता हूँ। साइड जहां पे भी पानी नल वगैरह खुला रहता है मैं उसे बंद करता हूँ। लेकिन इससे सबसे पहले गवर्नमेंट को इसकी चीज पे ध्यान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जहां से वाटर लेवल स्टार्ट होता है या फिर पाइप के थ्रू लेके जाती है तो बहुत सारा पानी ऐसा होता है कि पाइप से बहुत सारा लीकेज की वजह से या तो पाइप फट गया है, इसकी वजह से बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों को ये नहीं लगता कि हम लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है। और इसी क्षेत्र में जो गवर्नमेंट है, जो जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है, वो इसी क्षेत्र को आगे, आपके जो कंसर्न है उसी बात को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट बनाया है लोग सरकार गवर्नमेंट ने, जहाँ पे भागीदारी समुदाय की होगी, जहाँ पे ओनरशिप समुदाय की होगी। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनरशिप, सेंसिटाइजेशन या अवेयरनेस है, इससे जेजेएम प्रोग्राम में उनका कैपेसिटी बिल्डअप भी है कि हाँ, अगर गांव में छोटा मोटा पाइप कहीं से फट गया तो गांव के जो वॉलंटियर्स हैं वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म भी बनाया है जो VWSC के नाम से है कि हाँ, वो VWSC अगर छोटा मोटा जो भी एक्सपेंस हो रहा है रिपेयर में या फिर मोटर ठीक करने में, या कहीं पे आप जो बोल रहे हैं फटा हुआ है या फिर क्वालिटी इशूज है कहीं पे, उन सब करने के लिए VWSC को भी एम्पावर किया जा रहा है। तो ऐसा शुरुआत हुई है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट हमें मिले। जी सर, क्योंकि मैं अपने घर साइड पे ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है तो शायद मिस लाइनिंग पाइपलाइन की वजह से कहीं कहीं लीकेज है। बट मैं रांची ऐसा जो डेवलप्ड सिटीज है वहां पे भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एरियाज में या तो फिर बहुत सारे रोड के साइड पे पानी ऐसे ही वेस्ट होते रहता है, तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ा। सॉरी सर। ये अच्छा लगा मुझे कि आप सेंसिटाइज हैं इस मुद्दे को, और आपके जब तरह बाकी लोग भी हो जाए, ये इस तरह का दर्द उनके मन से भी निकले, तो शायद आगे ये सिचुएशन ना रहे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। धन्यवाद आलोक सर, आपने बहुत अच्छे से वाटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया विथ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स। चित्रों के माध्यम से आपने बहुत सुलभ तरीके से सभी चीज को बताया। वो कहते हैं ना कि जब तक जल सुरक्षित है तब तक कल सुरक्षित है। तो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट गेस्ट लेक्चर ऋषभ घोष जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के एग्रोनॉमिस्ट हैं। सुनाई दे रहा है? जी भैया। सभी को नमस्कार, और नीतीश जी को थैंक यू मौका देने के लिए। तो अब तक बात हुआ कि पेयजल का मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं उसको लेके बात हुआ, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे खेती बाड़ी वाला पानी, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो पानी हम लोग को जरूरत होता है उसको लेकर। तो
ये कौन क्वेश्चन कर रहा था कि ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा, या कौन था वो? सूर्या। यस सर। हाँ, तुम्हारा मतलब क्वेश्चन का आंसर मतलब हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सिर्फ वाटर मतलब सिर्फ पेयजल नहीं होता है, मतलब सिर्फ पेयजल के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक क्वालिटी अच्छा होना चाहिए पेयजल का। हाँ, गांव का आदमी सब भी जल को उबाल के खाते हैं, क्योंकि बहुत सारा बीमारी वाटर का क्वालिटी के ऊपर मतलब होता है। और झारखंड में तो, झारखंड बंगाल में आर्सेनिक का बहुत बीमारी होता है, बाल भी उड़ जाता है पानी के चलते, दांत भी पीला हो जाता है ना। तो वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे ना, वो मेनली झारखंड का कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है, कि झारखंड का सिचुएशन क्या है। अच्छा नीतीश जी, यहाँ पे सब कोई झारखंड से ही है क्या? हाँ, झारखंड से भी है और वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोग हैं। वेस्ट बंगाल से भी है। अच्छा, मतलब सब आरकेएमयू के ही हैं या बाहर का इंस्टीट्यूशन? बाहर से भी, आरकेएमयू के बाहर से भी हैं कुछ। अच्छा अच्छा, अदर स्टेट से भी है, ठीक है। तो जो बात करेंगे मेनली झारखंड का ही बात करेंगे, क्योंकि 6 साल से झारखंड को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो झारखंड में क्या होता है, जो पानी गिरता है कम से कम साल में एनुअल रेनफॉल 1200 से 1500 mm तक होता है, लेकिन फिर भी कुआं क्यों सूख जाता है? क्या लगता है क्यों सूख जाता है? मैक्सिमम जो पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है। हाँ ठीक है, वो सिर्फ पानी ड्रेन हो जाता है ये चीज नहीं, पानी मिट्टी को लेके ड्रेन हो जाता है। ये सबसे बड़ा हम लोग का जो हार्मफुल चीज है, सॉइल इरोशन। सिर्फ पानी जाता तो ठीक है, पानी बह के चला गया, फिर बारिश हुआ, फिर पानी आ गया, दिक्कत नहीं था। लेकिन पानी मिट्टी को बहा के लेके जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है जंगल का जो मिट्टी होता है उसमें। सबको पता है ना? नहीं मालूम था। नहीं मालूम था? अच्छा, जंगल का जो मिट्टी होता है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्यों होता है? कि पत्ता गिरता है, सालों भर पत्ता गिरता है, फिर वो सड़ता है, वहीं पे कंपोस्ट बनता है। लेकिन जब बारिश का टाइम आता है तब वो बहा के लेके चला जाता है गांव से बाहर। तो हम लोग को क्या करना है, गांव का पानी को ही गांव में रोकना है, गांव का मिट्टी को भी गांव में ही रखना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, और थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बोलते रहिएगा तो मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ गांव का पानी गांव में या गांव का मिट्टी गांव में नहीं, कोई भी एक खेत का भी पानी खेत में होना चाहिए और खेत का मिट्टी भी खेत में होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? किसी का कुछ आइडिया है? नहीं है? यही कर सकते हैं कि जब वर्षा नहीं आएगा तो हम उसको रोक सकते हैं। जैसे डोभा निर्माण के या तो एक तालाब निर्माण के ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम एक गांव में तालाब निर्माण कर दोगे तो पानी गांव में रुक जाएगा? सर ऐसा तो नहीं है, बट मेरे एरिया में जब वर्षा होने से पहले कुछ निकलते गवर्नमेंट से मनरेगा के तहत निकलता है, जिसमें डोभा और साथ में गड्ढा वाला कहीं कहीं होता है। 1.5 फीट या 2 फीट जमीन में गड्ढा करने के लिए बोलती है गवर्नमेंट। उसमें बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिलते हैं और इसके एवज में जो गड्ढे करता है अपनी जमीन पे, उससे वर्षा जो होगी उस पर वो स्टोर हो जाता है और साथ में जो मिट्टी कटाव वो भी रुक जाती है। अच्छा अच्छा, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि देखिए अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है। तो आज नहीं तो कल कोई ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ज्वाइन कीजिए, 2-3 साल बाद 4 साल बाद ज्वाइन कीजिएगा। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सॉइल इरोशन पे काम करता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है, वो पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। एक ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कुछ स्टेप है। हाँ, कैसे होता है? सबसे पहले गांव सिलेक्ट होता है कि खूंटी जिला का 10 या 15 गांव में काम होगा।
या गिरिडीह जिला का 10-15 गांव में काम होगा। पहले गांव सिलेक्ट हुआ, उसके बाद गांव में जाके डीपीआर बनता है। डीपीआर कैसे बनता है? ग्राम सभा, ठीक है। गिरिडीह तरफ काम किए हैं, गिरिडीह में तो ग्राम सभा का कुछ ऐसा नहीं है, ग्राम सभा नहीं होता है, गांव वाला एक साथ नहीं बैठता है। लेकिन खूंटी में एक बहुत बढ़िया चीज है कि गांव वाला हफ्ते में एक दिन एक साथ मीटिंग करते हैं, गांव का जो भी समस्या है वो लोग डिस्कस करते हैं आपस में, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं उसी में। बहुत बढ़िया बात है। तो गिरिडीह से कोई है यहाँ पे? यस सर, हम हैं। अच्छा, गिरिडीह में कहाँ? सर गिरिडीह जम्मू ब्लॉक के अंतर्गत खैरिया पंचायत। अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले गांव सिलेक्ट हुआ, उसके बाद ग्राम सभा, मतलब गांव में सब हर परिवार को एक साथ एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां पे किसका कहाँ खेत है, प्लॉट नंबर, ये सब मतलब चिन्हित किया जाता है। उसके बाद डीपीआर बनता है, ठीक है। तो डीपीआर में क्या रहता है कि डीपीआर मतलब पता है किसी को? जी भैया। क्या? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जीआईएस मैपिंग होता है, कौन सा गांव का कौन सा जगह में, पहले गांव का बाउंड्री सिलेक्ट होता है, उसके बाद कौन सा जगह में ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, वो तो जीआईएस से पता चल जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो और एक चीज किया जाता है कि खेत वाइज, मतलब और आप लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड में 3 तरह का खेत होता है ना? क्या क्या? अपलैंड, लोलैंड एंड मिडिल लैंड। हाँ, और हिंदी में? अपलैंड को ताड़ बोलते हैं, मेरे घर की खूंटी एरिया साइड। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर और टाड़, मतलब नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, मतलब दोन 1, दोन 2 और टाड़, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, टाड़ से काम करते हुए नीचे का जमीन तरफ, नीचे का खेत तरफ आना पड़ता है। वो कैसे होता है, इसको बोलते हैं रीच टू वैली अप्रोच, ठीक है। रीच टू वैली मतलब जो भी वाटर कंजर्वेशन का अगर काम करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है, तो हम लोग को रीच टू वैली अप्रोच में काम करना होता है। रीच टू वैली मतलब चोटी से घाटी तक, ठीक है। तो इसीलिए करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट हम लोग वैली में कुछ बना दिए, कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे अच्छा एक चीज पहले बोल लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है एक वाटर कंजर्वेशन के लिए, कोई बोल सकता है क्या 1-2 नाम? कंटूर, ट्रेंच, फार्म बर्निंग, 30-40 मॉडल। ठीक है। तो जैसे मोहिनी बोली कि फार्म बर्निंग, वो हर खेत में एक मतलब एकदम टाड़ का जमीन से लेके नीचे का जमीन तक जितना खेत है उसमें फार्म बर्निंग होना बहुत जरूरी है। फार्म बर्निंग मतलब क्या, एक पहले देख लेना होता है कि पानी किधर से आ रहा है, ठीक है। तो जिधर से पानी आ रहा है उसका ऑपोजिट में एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें पानी का स्टोरेज होता है, और ऊपर से खेत से जो मिट्टी नीचे बह रहा है वो भी वहां पे रुक जाता है। तो क्या होता है, पानी का जो स्रोत है वो भी स्लो डाउन हो जाता है एंड सॉइल इरोशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो और क्या क्या, हाँ अच्छा हम भी बोल देते हैं, जैसे फील्ड बंद बोले मोहिनी, उसको मेड़बंदी बोलता है हिंदी में, मेड़बंदी, टीसीबी, ठीक है, ट्रेंच कम बंद। वो थोड़ा सा दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा गहरा ज्यादा होता है, हाँ वो मध्यम जमीन पे ज्यादा होता है, मतलब 2 नंबर जमीन में, ठीक है। फिर होता है एलबीएस। अच्छा पहले और एक चीज पूछ लेते हैं कि वाटर सेट क्या होता है, कोई बोल सकता है कि वाटर सेट क्या होता है, जल छाजन क्षेत्र क्या होता है, मालूम है किसी को? उतना तो नहीं मालूम है, जैसे कि अच्छा पानी कलेक्ट होता है सर। हाँ, जिसमें पानी कलेक्ट होता है, हर पानी इसमें एक गड्ढे पे जो कलेक्ट होता है वो वाटर सीड एरिया होता है। हाँ। तो झारखंड का जंगल में अगर हम लोग घूमेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारा छोटा नाला है जो एक बड़ा नाला में आके मिलता है, फिर वो बड़ा नाला और एक बड़ा नाला में जाके मिलता है। ऐसे पानी गांव से बाहर हो जाता है या वो जिला से बाहर हो जाता है, फिर नदी में आके नदी से समुद्र तक चला जाता है। तो ये जो पानी बह रहा है छोटा नाला से, वो नाला में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, पानी का जो
स्रोत है उसको मतलब स्लो डाउन करने के लिए। इससे फायदा क्या होता है, एक तो मिट्टी नहीं बहेगा उससे, हाँ, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा पत्थर का, उसका ऊपरी भाग में जो पानी जमेगा उससे बाद में पटवन भी हो सकता है खेत में, ठीक है। तो जैसे ये एक है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एलबीएस बोला जाता है उसको, एलबीएस हो गया। फिर गली प्लग एलबीएस का ही मतलब छोटा भाई है गली प्लग, मतलब अगर वो बड़ा होगा तो एलबीएस होगा, छोटा होगा तो गली प्लग होगा, ऐसे। और फिर ऐसे अगर ऊपर से नीचे तक हम लोग काम करते हुए आएंगे, उसके बाद नीचे बनता है डोभा या तालाब बनता है, छोटा 10 बाई 10 का जो डोभा बनता है छोटा, और 100 बाई 100 का जैसे तालाब बनता है, हाँ। और इससे फायदा क्या होता है, ये सब करने से फायदा क्या होता है? कोई बोल सकता है फायदा क्या होता है? नहीं मालूम, नहीं बता सकता। सर फायदा यही होता है कि हाँ। पहला बात क्या है कि वाटर का जो स्पीड होता है वो कम जाता है, इससे क्या होता है सॉइल इरोजन कम रहता है। ये दूसरा हाँ, मतलब कि सॉइल को वाटर को रुकने का टाइम मिलता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। रिचार्ज होता है, ठीक है। नीतीश जी हमको बोले थे एक चीज कि वाटर को मतलब पानी को कैसे आजीविका से जोड़ सकते हैं, वो थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग वाटर मतलब पानी को आजीविका से कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे खेत तालाब हो गया हमारा, तो खेत तालाब से हम बनाते हैं तो उसमें मछली छोड़ दी, तो मछली को अपने साथ ही रख सकता है। अच्छा, तो कुसुम बिहार का पानी वाला भी तो आजीविका से जुड़े हुए हैं वाटर से, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वाटर को मतलब एक आजीविका का जरिया बनाए हैं। लेकिन सबसे अगर कोई किसी का वाटर का जरूरत होगा, पानी का जरूरत होगा, तो वह किसान को, ठीक है। सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ पानी से जुड़ा हुआ कोई है, वो है किसान, ठीक है, क्योंकि बिना पानी का खेतीबाड़ी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज और भी कुछ चीज है, जैसे आजीविका को लेके वाटर के साथ पानी के साथ जोड़ सकते हैं, वो क्या है? अच्छा, तो जैसे हो गया ये मेयरबंदी हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से हो रहा है, वो मनरेगा द्वारा हो रहा है या आपका कोई संस्था करा रहा है, तो इससे ना गांव में मजदूरी मिलता है, ठीक है। गांव में मजदूरी मिलता है, जो भी स्ट्रक्चर गांव में बनता है, गांव में उसको एक आजीविका का एक मतलब मजदूरी का जरिया बनता है वो, ठीक है। माइग्रेशन बहुत कम हो जाता है उसके चलते, क्योंकि अगर जैसे हम लोग भी ये सब स्ट्रक्चर का काम कराते हैं, खूंटी जिला में भी कराते हैं और गिरिडीह में भी होता है, गुमला में भी होता है। तो एक चीज हम लोग बहुत गौर किए थे कि जब कोरोना का टाइम था, सब लेबर आ रहे थे, हाँ, मतलब गांव में वापस आ रहे थे, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात में रहते थे बहुत कोई, तो वो लोग बोल रहे थे कि गांव में काम चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर का माहौल बहुत खराब है। तो वहाँ पे हम लोग जो चीज जेसीबी से कराते थे वही उसी में लेबर लगा दिए, तो फिर क्या हुआ, बहुत किसी को मजदूरी मिल गया, वो लोग अभी मतलब अच्छे से रह रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज है, ये सब स्ट्रक्चर बनता है। और एक चीज होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। एक गांव का अगर हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर एकदम मतलब कुआं सूख जा रहा है, या तो गर्मी में तालाब डोभा जो है तालाब सूख जा रहा है, इतना पानी 1200-1500 mm पानी होने के बावजूद क्यों सूख जा रहा है, ये थोड़ा सा सोचना होगा। क्योंकि पानी बह के चला जाता है, पानी रुकता नहीं है, तो वो बहते हुए पानी को हम लोग को रोकना है, ये सब स्ट्रक्चर्स के द्वारा रोकना है, ताकि ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो कोई भी स्ट्रक्चर अगर होता है, एक छोटा मेयरबंदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मेयरबंदी में क्या होता है, बरसात के टाइम पे पानी आया, वो जो गड्ढा है, गड्ढा में पानी रुका और वो पानी ग्राउंड वाटर में सीपेज हुआ, तो ग्राउंड वाटर का लेवल वहां पे बढ़ा। फिर उसका नीचे वो वाला जो जमीन है उसमें भी सेम चीज हुआ, तो इससे धीरे धीरे ऐसे टाइम लगता है
एक साल 2 साल में नहीं होता है, कम से कम 5 से 10 साल तक का टाइम लगता है, लेकिन होता है। जैसे खूंटी में यहाँ पे मुढ़ू ब्लॉक आप लोग बहुत कोई जानते होंगे। मुढ़ू ब्लॉक में बमनी वाटर सेट क्षेत्र है, ठीक है, बमनी जल छाजन क्षेत्र, उसमें नाबार्ड से प्राइज भी मिला है। हाँ, क्योंकि अभी गर्मी में अगल बगल का गांव का सब कुआं सूख गया है, लेकिन यहाँ का एक भी कुआं अभी तक नहीं सूखा है। 20 से 25 फीट तक पानी अभी भी कुआं में है, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, गांव में जो भी काम होता है पानी संरक्षण का या तो मिट्टी संरक्षण का, इसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे एक कोई भी स्ट्रक्चर बना, पत्थर का एलबीएस बना या चेक डैम बना, गली प्लाक बना, तो वो बरसात में टूट जा सकते हैं, ठीक है, टूट सकता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया वो टूट गया, फिर उसको कैसे मेंटेन होगा वो चीज, कोई बता सकता है कि कैसे मेंटेन हो सकता है वो? काम तो हुआ गांव का, तो अभी टूट जाएगा तो कौन उसका जिम्मेदारी लेगा? संस्था आएगा, सरकार आएगा, काम करके चला जाएगा, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? सर अगर वो कोई संस्था या कोई ठेकेदार के थ्रू हुआ है तो फिर सर कुछ ड्यूरेशन होता है। हाँ बोलो। जी सर, तो वो अगर कोई संस्था या कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर किसी काम हुआ है तो उसमें एक जूनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, और वो वेरीफाई करते हैं कि ये सही बना कि नहीं, और इस दौरान अगर कहीं मिस्टेक हुआ है या फिर टूट जाता है कुछ दिन में, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर की होती है कि आपने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और तभी इस वजह से टूटा है। अच्छा, तो गांव वाला काम कर रहा है, गांव के लिए काम कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर का कैसे हो गया? सर क्योंकि गवर्नमेंट का जो फंडिंग आती है वो तो सारा कोई कोई काम करवाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से काम नहीं करवाया, गांव वाला भले वो दिल मेहनत से काम किया, बट वो जो सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो बनावट होना चाहिए, उनका जो क्वालिटी होना चाहिए काम का, हाँ यस सर, वो क्वालिटी वो नहीं दे पाता है कॉन्ट्रैक्टर। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सरकार वो आके देखती नहीं है, तो वो उसके लिए एक जूनियर इंजीनियर को ही हायर किया रहता है। तो सारी यहाँ पे सबसे आगे आना पड़ेगा गांव को, ठीक है जी। गांव में अगर कोई भी काम हो रहा है, गांव वाला के लिए हो रहा है, और उसका फायदा गांव वाला ही उठाएगा, ठीक है। तो गांव में एक कमेटी बनता है, कोई भी काम शुरू होने के पहले, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उसके पहले एक कमेटी बनता है, उसको बोलता है विलेज वाटर सेट कमेटी, VWC, ठीक है। जो भी काम होगा उसका देख रेख करने का जिम्मेदारी रहता है वो VWC के ऊपर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे मुड़ू ब्लॉक में बमनी वाटर सेट, जिसको बेस्ट वाटर सेट का भी प्राइज मिला है, उसका जो VWC है, विलेज वाटर सेट कमेटी है, वाटर सेट का कोई भी काम देख रेख का जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है। वो लोग एक फंड बनाया है खुद से, ठीक है, क्योंकि अपना काम है, अपना को देख रेख करना है। कोई भी अगर डैम नहीं, मान लो कोई भी छोटा स्ट्रक्चर अगर टूट जाएगा, ठीक है, तो नुकसान किसका है? गांव वाला का है। उस साल खेती बाड़ी वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो लोग अपने से फंड बनाया है, पूरा गांव वाला हर महीना 5 रुपया 10 रुपया करके दे के वो फंड को बढ़ा रहा है, ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी स्ट्रक्चर्स में, तो वो लोग वो अपने से ठीक करा पाए, ठीक है। वो जूनियर इंजीनियर नहीं देखता है ना। अच्छा, तो और एक चीज, गांव वाला का ओनरशिप कैसे बनेगा इसमें, कोई बता सकता है? ओनरशिप कैसे बनेगा कोई भी काम में? मेरा खेत में काम हो रहा है, सरकार पैसा दे रहा है मेरा खेत में काम करने के लिए, हाँ, लेकिन हमको ही उतना ये नहीं है कि यार ठीक है जो हो रहा है हमने तो, हाँ, तो ये चीज कैसे चेंज हो सकता है? इक्वल पार्टिसिपेशन से। किसका इक्वल पार्टिसिपेशन? गांव वाले जो लोग इन्वॉल्व है। इसमें एक वर्ड आ जाता है श्रमदान। श्रमदान मतलब
श्रमदान मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो आलोक जी बता रहे थे, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो कंट्रीब्यूशन कैसे होता है ये थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मेरा खेत में काम हो रहा है, मान लीजिए मेरा खेत में काम हो रहा है, 1 एकड़ का खेत है, जो मेड़बंदी है, मेड़बंदी का जो आपका गड्ढा होता है 10 गो गड्ढा बनेगा, तो वहां पे हम लोग कैसे श्रमदान कर सकते हैं? कुछ आइडिया है श्रमदान कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि श्रमदान से ही कोई भी चीज में ओनरशिप होता है। ओनरशिप, गांव वाला का ओनरशिप श्रमदान से ही बनता है, क्योंकि अगर 100 रुपया सरकार दे रहा है, मतलब 100 रुपया का अगर काम है, उसमें अगर 90 रुपया सरकार दे रहा है, गांव वाला का 10 रुपया भी नहीं रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो गांव वाला का फिर कैसे हुआ, तो सरकार का हो गया पूरा, है ना। तो गांव वाला का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे हो सकता है? मोहिनी कुछ बोल रही थी? प्लांटेशन बोल रहे थे। प्लांटेशन, हाँ, प्लांटेशन भी हो सकता है। जैसे मेड़बंदी हुआ, मेड़ के ऊपर प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन के द्वारा क्या होगा कि वो जो मेड़ है वो और मतलब मिट्टी एकदम नहीं बहेगा, जितना भी पानी का फोर्स आए, हाँ, वो एक बढ़िया है। और एक चीज हो सकता है कि जैसे 10 गो गड्ढा अगर हो रहा है, 10 गो फील्ड बंद अगर बन रहा है, तो उसमें 6 गो सरकार बना दिया और 4 गो किसान खुद बनाया। ये भी एक तरीके से श्रमदान है, ठीक है। जितना भी वाटर सेट का स्ट्रक्चर्स बनता है, सब में ये चीज होना चाहिए। क्या होता भी है, हम लोग तो जहाँ जहाँ काम करा रहे हैं बहुत अच्छा श्रमदान होता है वहां पे। हाँ, गांव वाला का पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। तो आलोक जी एक चीज बताए थे कि 72% जो पानी है वो एग्रीकल्चर में लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी अगर झारखंड का कोई भी किसान को आप पूछने जाइएगा कि क्या लगाए हैं, एक आंसर, ये तो श्योर एक आंसर आएगा कि पानी का सुविधा नहीं है इसलिए खेती नहीं कर पाए। क्या आएगा ना, यही आंसर आएगा अभी, ठीक है। विश्राम बोल रहे कि आपका गांव में, हाँ, अभी क्या क्या फसल लगा हुआ है गर्मी में? अभी तो गर्मी में बस खीरा, तरबूज, कोहरा ये सब लगा हुआ है। अच्छा, तरबूज। हाँ, तो वो कहाँ लगा हुआ है, मतलब बाड़ी में या खेत में? खेत में तो मतलब छोटा जगह में या बड़ा लार्ज स्केल में हो रहा है? कहीं कहीं लार्ज स्केल में ही भी है। हाँ, तो वो क्या क्या है उसका डीप बोरिंग होगा, जो चीज एकदम नहीं करना चाहिए अभी। हाँ, बोरवेल एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ग्राउंड वाटर बहुत मतलब वेस्ट होता है। क्योंकि किसान को कितना पानी देना है, क्रॉप मतलब कोई भी फसल का कितना पानी लगता है वो किसान को ठीक से पता नहीं रहता है, तो फ्लड इरिगेशन करते हैं, बहुत पानी वेस्ट होता है। हाँ, तो इसलिए पानी को हम लोग को ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो 72% पानी अगर मतलब वहां पे यूज हो रहा है, तो और भी पानी का हम लोग का जरूरत है, ठीक है। तो जल संरक्षण एक मतलब अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सरकार भी काम कर रहा है, बहुत सारा विदेशी फंडर जो है वो भी काम कर रहा है, भारत में बहुत सारा संस्था भी है वो भी काम कर रहा है, मनरेगा के थ्रू भी बहुत काम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को भी समझना होगा कि इसका जरूरत क्या है, ठीक है। अच्छा, और ये चीज एकदम बहुत बढ़िया से याद रखना होगा कि रीच टू वैली अप्रोच जो है ये चीज को, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, रीच टू वैली, क्योंकि यस हाँ, 5 मिनट नहीं लगेगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो अभी आरकेएमयू से जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग को तो और बढ़िया से ये चीज समझना होगा, क्योंकि अभी वो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जाएगा तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ये सब एरिया में ही काम करता है। हाँ, तो एक चीज बोलते बोलते वहां पे हम छोड़ दिए थे कि डीपीआर तक ही हुआ था, ठीक है। तो डीपीआर के बाद मैपिंग होता है, जीआईएस मैपिंग,
मैपिंग, कितना पानी कहाँ पे है, गांव में कितना पानी है, वो चीज देखा जाता है मैपिंग के थ्रू। फिर खेत सिलेक्ट करके कौन सा खेत में क्या काम हो सकता है, कहाँ पे डोभा बन सकता है, कहाँ पे डोभा बनने से पानी का स्टोरेज ज्यादा होगा, कहाँ पे तालाब बनने से वहाँ पे साल भर पानी रहेगा, कहाँ पे कुआं बनने से वहाँ पे साल भर पानी रहेगा। ये सब चीज देखा जाता है। उसके बाद फिर फंड सैंक्शन होता है। फंड सैंक्शन होने के बाद कम्युनिटीज को मोबिलाइज करना होता है। कम्युनिटी को मोबिलाइज मतलब बताना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, कैसे बनेगा, क्योंकि वही लोगों को मजदूरी करना है, गांव वाला को ही मजदूरी करना है, उसमें आजीविका का भी विकास हो रहा है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे काम होता है। अभी 5 साल 10 साल 15 साल बाद उसका जो रिजल्ट है, जहाँ पे एकदम बंजर जमीन था, खेती नहीं होता था, वहां पे भी खेती होने लगेगा। तो ये एक अप्रोच है जो चीज में बहुत कोई इन्वॉल्व है। सरकार भी अपना बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी नया एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है जीवीदा हसा बोल के। हाँ, गुमला में भी काम चल रहा है हम लोग का जीवीदा हसा, मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन को लेके ही है, उसका काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है सब चीज। और झारखंड का कॉन्टेक्स्ट में वाटर सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना पेयजल का इंपॉर्टेंस है, उतना खेतीबाड़ी के लिए जो पानी चाहिए उसका भी जरूरत है। हाँ, अच्छा, इसमें और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि वाटर बजटिंग किसी को पता है? मतलब पहले ये टर्म कहीं सुने हैं आप लोग, वाटर बजटिंग? नहीं सुने हैं। तो बजट मतलब तो जानते हैं। हाँ, बजट मतलब तो जानते ही हैं। तो अभी पानी का बजटिंग कैसे करेंगे हम? पहले देखा जाता है कि कितना बारिश हुआ है। ठीक है, तो वो बारिश जितना बारिश हुआ है उसका कितना परसेंटेज मिट्टी में घुसा है। हाँ, तो उससे और पहले गांव का एरिया सिलेक्ट किया जाता है कि कितना एरिया है गांव में, उस एरिया में कितना पानी गिरा है, वॉल्यूम कितना है, कितना सीपेजों के अंदर गया है, और कितना पानी इवेपोरेट हो गया है। तो उसके हिसाब से फसल का चयन किया जाता है। क्योंकि अगर गांव में पानी नहीं रहेगा तो फिर खेती तो नहीं हो पाएगा। अब आपका लगा दिए, गन्ना लगा दिए, लेकिन गन्ना का खेती करने जैसा पानी नहीं है, तब तो नहीं हो पाएगा। अगर आपका मड़ुआ करने जैसा पानी है गांव में तो मड़ुआ कीजिएगा, गन्ना करने जैसा पानी है तो गन्ना कीजिएगा। हाँ, धान करने जैसा है तो धान कीजिएगा। वेस्ट बंगाल में जैसे 3 बार धान होता है, लेकिन झारखंड में 1 ही बार हो पाता है, सिर्फ बरसात में। उसके बाद ज्यादातर जमीन पड़ा रहता है, उसमें कोई भी कुछ भी फसल नहीं लगाता है। लेकिन वो चीज को धीरे धीरे चेंज करना है। चेंज तभी हो सकता है जब जल छाजन का काम होगा, मतलब वाटर सेट का काम होगा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, सॉइल इरोशन कम होगा, तभी वो चीज हो सकता है, तभी झारखंड आगे बढ़ सकता है। अभी आगे बहुत बढ़ भी गया है। बहुत सारा किसान अभी लार्ज स्केल में कमर्शियल तरीके से खेती भी कर रहा है। अगर पानी का सुविधा नहीं है तो वो ड्रिप इरिगेशन लगा रहा है, प्लास्टिक मल्चिंग करके पानी का इवापोरेशन कम करके खेती कर रहा है। ये बहुत सारा चीज हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एक बार में तो नहीं। रांची के आसपास का क्षेत्र में लार्ज स्केल में खेती हो रहा है, लेकिन बाकी का जो झारखंड में बाकी का जो एरिया है उसमें उतना कमर्शियली नहीं हो पा रहा है। सब अपना बाड़ी में थोड़ा मोड़ा अपना खाने के लिए ही लगाता है। लेकिन इनकम जनरेशन बहुत एक जरूरी चीज है, जिसके लिए पानी का सुविधा बहुत जरूरी है। और जो चीज नहीं मिल पाता है किसान को, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये सब काम करना है। अभी आप लोग कहीं जाएंगे तो ये सब काम करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये सब चीज में। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है किसी का कोई, जितना अभी तक बोले हैं उसमें? अच्छा भैया, एक बार से थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं इसको? वाटर बजटिंग के लिए। वाटर बजटिंग? वाटर बजटिंग मतलब कितना पानी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक रेनगेज मशीन रहता है, ठीक है।
कुछ नहीं, कुछ फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा मशीन रहता है, उसमें पानी स्टोरेज होता है। वो उसको देखना पड़ता है कि कितना बारिश हुआ है, उसको देख के पता चलता है कि कितना बारिश हुआ है। तो वो देखो, पहले तुम्हारा गांव का अगर मान लो 500 हेक्टेयर क्षेत्र है, ठीक है, वो रेन गेज में अगर 30 मिलीमीटर बारिश हुआ है तो तुम्हारा 500 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बारिश हुआ है वो निकल जाएगा। उसका 20% मान लो तुम्हारा अंडरग्राउंड में मतलब सीपेज हुआ है, ठीक है, मिट्टी उसको ये कर लिया, ले लिया। फिर उसका 70% मान लो ऊपर इवेपोरेट हो गया, तो वो जो पानी का वॉल्यूम निकला उसका 20% मतलब कितना होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके उतना पानी फिर गांव का मिट्टी में है, ठीक है। तो वो उतना पानी में कौन सा फसल हो सकता है, अगर मड़ुआ हो सकता है तो मड़ुआ, गन्ना हो सकता है तो गन्ना, हाँ, वो मतलब उसके हिसाब से फसल का भी चयन करना चाहिए। इसको बोलते हैं वाटर बजटिंग, जो अभी देश में जैसे मेनली महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में भी एक दो जगह हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे वाटर बजटिंग हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? शायद और किसी का क्वेश्चन नहीं है, शायद तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो मतलब अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो धन्यवाद ऋषभ भैया, आपने गांव के स्तर से एग्रीकल्चर में वाटर का जो इम्पोर्टेंस है उसको बतलाया। और मैं इसी के साथ मैं आज का असाइनमेंट को बतलाने के लिए प्रीतम पुरी जी को आमंत्रित करती हूँ।